हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इतना तो आप जानते ही होंगे कि आफ्ताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या कर दी और फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके पहले उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और अगले कुछ हफ्तों के अंदर उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने बाद तक आफ्ताब पुलिस की पकड़ से कैसे बचा रहा? इस दौरान आफ्ताब ने क्या कुछ किया और आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक की पुलिस की जांच में क्या कुछ हुआ? चलिए इस कहानी में इन सब महत्वपूर्ण पलों पर बात करते हैं और आपको ऐसी सटीक जानकारी देते हैं कि इसके बारे में आपको अब तक किसी ने भी बताया नहीं होगा। यकीन मानिए, हमेशा की तरह इस केस से भी जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहें और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के विलेन आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। उसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफ्ताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता है। आफ्ताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। वहीं से इसकी पढ़ाई लिखाई हुई। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा उसने मुंबई में एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की भी ट्रेनिंग हासिल की हुई है। वह एक ट्रेंड शेफ है। सोशल मीडिया पर आफ्ताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की भी है। इसके अलावा आफ्ताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में भी काम किया है। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़ित श्रद्धा की बात करें तो इनका पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा की उम्र अभी यही कोई 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पास के ही बाजार में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। माँ का नाम सुमन है। वहीं श्रद्धा का एक 23 साल का भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता के आपसी रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे, इसलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे, जबकि श्रद्धा की माँ दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से शायद ही कभी बात होती थी। श्रद्धा का जन्म एक छोटे से शहर के मिडिल क्लास फैमिली में जरूर हुआ था, मगर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्रद्धा पालघर को छोड़कर 2018 में मुंबई शहर में आ जाती है। यहाँ मलाड में कुछ दिनों तक अपने एक दोस्त के पास रहती है और नौकरी की तलाश में लग जाती है। मास मीडिया में डिग्री हासिल की हुई थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए जब श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं, इसी दौरान 2019 के महीने में श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर आफ्ताब अमीन पुणे वाले के नाम के एक लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है। इसके अलावा वह पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद मिलने का भी प्लान करते हैं। पहले 1-2 मुलाकात के बाद ही श्रद्धा का भी प्रभावित होती है और दोनों लिविंग में रहने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही ये नए गांव में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने चले जाते हैं। कुछ महीने इन दोनों के साथ रहते हुए बीते थे कि अब दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही श्रद्धा की माँ बेटी को समझाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि वह दूसरे धर्म का है और हमारा धर्म दूसरा है, इसलिए हम इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते। श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाने की लाख कोशिशें करती है, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और यह मुलाकात झगड़े के रूप में बदल जाती है। आखिरकार श्रद्धा घर से यह कहकर निकल जाती है कि अगर आप लोग नहीं भी राजी होंगे तब भी मैं आफ्ताब से ही शादी करूंगी और अब आप समझो कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना कहने के बाद अपना सामान लेकर श्रद्धा वहाँ से निकल जाती है और आफ्ताब के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए हुए कुछ ही महीने हुए थे
कि जनवरी 2020 में अचानक से श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। श्रद्धा को जब इस बात का पता चलता है तो वह मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर जाती है। इस बार वह कुछ दिनों तक घर पर रुकती है, लेकिन एक बार फिर से वापस आकर आफताब के साथ रहने लगती है। इधर अब तक तो आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से शादी करने के लिए कहती है तो आफताब उसे टालने लगता है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है। इसी बीच आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता है। श्रद्धा को इससे काफी ठेस पहुंचती है और वह अपनी एक सहेली को फोन करके कहती है कि आफताब ने मुझे मारा है और मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ। अब इसके साथ ही नहीं रह सकती। इस घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आइंदा ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाता है। इसलिए श्रद्धा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर से साथ रहने लगती है। कुछ महीनों तक फिर सब कुछ ठीक ठाक से चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरीके से मारा पीटा था और एक बार फिर से श्रद्धा ने पूरी घटना अपने दोस्त को बताई थी और एक बार फिर से आफताब को छोड़कर जाने की बात भी कही। मगर इस बार भी आफताब किसी तरह श्रद्धा को मना लेता है और दोनों साथ रहना जारी रखते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच 2022 आ जाता है। आफताब और श्रद्धा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हिमाचल ट्रिप का प्लान बनाते हैं और फरवरी के अंत में कुछ दिनों के लिए यह दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल चले जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद फिर से मुंबई आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान अब श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और घर वालों से कहता है कि मैं श्रद्धा के साथ पिछले लगभग 3 साल से लिविंग में रह रहा हूँ, उससे ही शादी करूँगा। श्रद्धा के माता पिता की तरह ही आफताब के घर वाले भी अलग धर्म की दुहाई देते हुए इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं और आफताब को हिदायत देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। जब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहें तो हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के बाद 2022 में श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद पहली रात यह दोनों एक होटल में गुजारते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ जाते हैं। फिर एक फ्लैट इसी इलाके में ही किराए पर ले लेते हैं और यहीं श्रद्धा और आफताब साथ में रहने लगते हैं। मां की मौत के बाद घर से वापस आने के बाद श्रद्धा ने सिर्फ 2 बार अपने पिता को फ़ोन किया था और उसके बाद से फिर श्रद्धा की अपने पिता से कोई भी बात नहीं हुई। भले ही श्रद्धा की अपने पिता या भाई से बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, मगर कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे अक्सर श्रद्धा की बात होती रहती थी। उनके जरिए श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा के हाल चाल ले लिया करते थे। इसके अलावा श्रद्धा अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। श्रद्धा का भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लेता था कि श्रद्धा कहाँ है और क्या कर रही है। इस तरह इन पोस्ट के जरिए उन लोगों को पता चलता रहता था कि श्रद्धा ठीक ठाक है। समय यूं ही बीत रहा था। सन 2022 के जून महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई के पास फ़ोन करते हुए कहता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, अगर उसका कोई दूसरा नंबर है तो मुझे भेजो। इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक्टिविटी बंद है। पिछले 1-2 महीने से श्रद्धा ने एक भी फोटो पोस्ट नहीं की थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धा इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जरूर रहती थी। इसी के बाद श्रद्धा का भाई श्रद्धा के मोबाइल पर फ़ोन करता है तो श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इंस्टाग्राम अकाउंट से अब कोई नई तस्वीर पोस्ट नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ श्रद्धा का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। ऐसे में अब उसके भाई को कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। वह अपने पिता को इस बारे में बताता है कि श्रद्धा से भी उसकी बात नहीं हो पाई है और न ही आफताब से उनका कांटेक्ट हो पाया है। आखिरकार 6 अक्टूबर 2022 को श्रद्धा के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन से ये केस मानिकपुर पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने पहले तक आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही थी।
पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर किसी तरह हासिल कर लेती है और फ़ोन पर ही आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को श्रद्धा और मेरी काफ़ी लड़ाई हो गई थी। इसी के बाद श्रद्धा यहाँ से सारा सामान लेकर वापस चली गई। आफताब पुलिस वालों को फ़ोन पर बताता है कि उसके बाद से मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि उसके बाद से हमने कभी भी श्रद्धा को फ़ोन नहीं किया। पुलिस वालों को आफताब की इन बातों पर कुछ हद तक यकीन हो जाता है। फिर भी आफताब के नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है। हालांकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता और ना ही श्रद्धा का कोई अता पता चलता है। इधर पुलिस का शक एक बार फिर से घूमकर आफताब पर ही आ जाता है। इसलिए 3 नवंबर 2022 को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेश होने के लिए कहा जाता है और एक बार फिर से यहां आफताब से पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले पूछताछ केवल फ़ोन पर हुई थी और उसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया था। इस बार भी आफताब ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद श्रद्धा रूम छोड़कर चली गई। अब मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। पूछताछ में भी पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और एक बार फिर से आफताब को छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद आफताब वापस दिल्ली आ जाता है। हालांकि बाद में जब आफताब के लिखित बयान की जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह आफताब के बयान में संदेह नजर आने लगते हैं और पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं आफताब बहुत कुछ छिपा रहा है। इसी के बाद एक बार फिर से 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से फंस जाता है। दरअसल शुरुआती 2 बार की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से 22 मई को उसकी बहुत ज्यादा नोकझोंक हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसी के बाद श्रद्धा 22 मई 2022 को ही अपना मोबाइल लेकर और अपने कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कारण एक दिन पुलिस वालों को पता लगता है कि एक तरफ आफताब ने पूछताछ में बयान दिया था कि 22 मई को ही श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर चली गई थी, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के बैंक अकाउंट पर 54,000 रुपए भेजे गए हैं। जब यह ट्रांजैक्शन किया गया था इस समय मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट छतरपुर में उसी जगह की थी जहां पर पहले श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि मई के आखिरी हफ्ते में भी इस छतरपुर की लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था। यहां तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। तभी अब दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को श्रद्धा यहां से जा चुकी है तो आखिर उसका मोबाइल फ़ोन कैसे पहले 26 और 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और ट्रांजैक्शन भी हुआ। तब आफताब इन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता और फिर कड़ी पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। आखिरकार पुलिस की शक्ति के आगे आफताब की सारी हैकड़ी निकल जाती है और फिर आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान आफताब खुलासा करता है कि अभी दिल्ली आए हुए इन दोनों को कुछ ही दिन बीते थे कि 18 मई 2022 की शाम अचानक इन दोनों में घर के खर्च और काम को लेकर बहस शुरू हो जाती है और यह बहस तीखी नोकझोंक में बदल जाती है और फिर धीरे धीरे बात हाथापाई पर आ जाती है। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अचानक आफताब श्रद्धा को जोर से धक्का दे देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। श्रद्धा के जमीन पर नीचे गिरते ही आफताब उसके सीने पर चढ़ जाता है और अपने हाथों से श्रद्धा का गला दबा देता है। आफताब के बयान के अनुसार वह तब तक श्रद्धा के गले को दबाए रखता है जब तक कि श्रद्धा की सांस बंद नहीं हो जाती। श्रद्धा की जान लेने के बाद आफताब वहां पर कुछ देर बैठा रहता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगता है। इसी सोच विचार में काफ़ी समय निकल जाता है क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी थी। इसलिए पहले तो वह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और श्रद्धा की लाश के बगल में ही बैठकर खाना खाता है और बियर भी पीता है। साथ ही रात में वहां पर सो जाता है और अगली सुबह उठकर आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर
बंद कर देता है और अब लाश को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर काफ़ी खोजबीन करने के बाद आफताब अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर आता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए मार्केट जाता है और सबसे पहले एक 300 लीटर का बड़ा सा फ्रिज खरीदता है, क्योंकि फ्रिज वाले ने फ्रिज डिलीवरी करने के लिए कुछ घंटे का समय मांगा था। इसलिए वह ऑर्डर देकर दूसरी दुकान चला जाता है और वहां से एक आरी खरीद कर लाता है। इसके अलावा वह एक और दुकान में जाता है जहां कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक बैग खरीदता है। एक दूसरी दुकान से परफ्यूम अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर, साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे केमिकल खरीदता है और उसे लेकर घर के अंदर रख देता है। कुछ समय बाद जब फ्रिज आ जाता है तो आफताब फ्रिज को अपने घर के बाहरी दरवाजे के पास ही रखवा लेता है। फ्रिज इंस्टॉल करने आए मैकेनिक को ये कहते हुए वापस कर देता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने पैसे ले लो और चले जाओ। इस तरह अकेले ही आफताब फ्रिज को अंदर ले जाता है और फिर उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आफताब फ्रिज में 2 बोतल पानी भरकर लगाता है ताकि फ्रिज को चलाया जा सके। फ्रिज सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जब यह कंफर्म हो जाता है कि फ्रिज सही ढंग से काम कर रहा है तो अब आफताब उसी खौफनाक काम में लग जाता है जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले आफताब उसी बाथरूम में जाता है जहां उसने श्रद्धा के शव को छुपा कर रखा था। बाथरूम में जाने के बाद वह सबसे पहले बाथरूम के सभी नल और शावर को खोल देता है तथा खरीद कर लाई गई आरी से शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। आफताब इतना शातिर दिमाग था कि उसने इंटरनेट के जरिए मानव शरीर की रचना को भी समझ लिया था। साथ ही उसने जानकारी भी हासिल कर ली थी कि पहले शरीर के किन अंगों को सबसे पहले ठिकाने लगाना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वह श्रद्धा के पेट को काटकर उसकी आंतों को निकालता है और उसे पॉलीथीन बैग में डाल देता है। इसके अलावा वह पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों को भी निकालकर वॉलेट में डालता है। वह दोनों पॉलीथीन को फ्रिज में रख देता है। आफताब इतना बेरहम दिल था कि यह सब करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे। वह शरीर के टुकड़े करके उन्हें पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में भरना शुरू कर देता है। यह सब करते हुए आफताब थक गया था और उसे भूख भी लग गई थी। इसलिए एक बार फिर से वह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और साथ ही बाजार से खुद ही फल, दूध, सिगरेट, बियर इत्यादि चीज खरीद कर ले आता है। वह ऑनलाइन मंगवाया गया खाना खाता है और जो बच जाता है उसे इसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को रखा हुआ था। उसने लाश के कुछ टुकड़े कर दिए थे मगर बड़ा हिस्सा अभी वैसा ही था। उसे काफ़ी अच्छे से मालूम था कि मई की गर्मी में अगर लाश को यूं ही छोड़ दिया तो इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वह घर में अच्छे से परफ्यूम छिड़क देता था। साथ ही हर जगह रूम फ्रेशनर लगाने के अलावा अलग अलग तरह के केमिकल छिड़क देता था ताकि बदबू ना हो। साथ ही फ्रिज के अंदर के सभी रेक्स और सीट्स को फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को बिल्कुल खाली कर देता है और वहां पर वह श्रद्धा के शव के उस हिस्से को रख देता है जिसे अभी काटना बाकी था। इस तरह फ्रीजर में पॉलीथीन में छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले आफताब ने काटा था। और फ्रिज में जो जगह बाकी रह गई थी उसमें आफताब ने अपने खाने पीने की चीज रखी थी। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब फ्लोर की काफी अच्छे से सफाई करता है ताकि छोटे से छोटे सबूत को भी मिटाया जा सके। वह घर में हाई क्वालिटी एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून के नामो निशान तक को मिटा दिया जाए। यह सब करने के बाद अब आफताब अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है और रात को लगभग 2 बजे सबसे पहले फ्रिज से उस थैली को निकालता है जिसमें उसने श्रद्धा की आंख और लीवर को रखा था और बड़ी सावधानी से रात के सन्नाटे में घर से निकलकर छतरपुर के जंगल की ओर निकल जाता है। क्योंकि यह पहला दिन था इसलिए आफताब जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता और एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत लगाते हुए उन थैलियों को जंगल में अंदर की ओर जोर से फेंक देता है। जब वह जंगल जा रहा था इस दौरान कई लोगों की नज़र उस पर पड़ी थी मगर रात दिन दौड़ती भागती दिल्ली में किसी ने भी उसे नहीं टोका और रास्ते में एक भी पुलिस वाले की उस पर नज़र नहीं पड़ी। आफताब को ये तरीका काफ़ी सुरक्षित नज़र आया और उसने इसी तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया।
आफताब के बयान के मुताबिक हत्या करने के अगले 18 दिनों तक वह लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता था और रात के 2 बजे बड़े आराम से जाकर उसे छतरपुर के जंगलों में फेंक देता था। आफताब कितना बड़ा सनकी था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी रोज श्रद्धा के चेहरे को काफी देर तक बैठकर देखता था और कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी लगाया था। इससे भी हद तो उसने ये की थी, जब वह आखिर में श्रद्धा की खोपड़ी को देखने गया तो उसने श्रद्धा के चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया था ताकि गलती से किसी के हाथ खोपड़ी लग भी जाए तो उसकी पहचान ही ना हो पाए। एक के बाद एक इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे पुलिस पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद वही श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वह अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई थी। अगर अचानक से उसका इंस्टाग्राम बंद होता है तो लोगों को उस पर शक हो जाता। इसलिए श्रद्धा की हत्या करने के बाद लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता रहता था। वह श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर बात भी करता था कि किसी को कोई शक न हो। उसकी ये चाल कामयाब रही और लगभग 5 महीने तक पर्दा डालने में भी आफताब कामयाब रहा। हालांकि उसकी यही चालाकी उस पर भारी भी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए पता लगा लिया कि श्रद्धा का मोबाइल आफताब के लोकेशन पर एक्टिव हो रहा है, जबकि उसने बताया था कि श्रद्धा 22 मई को ही मोबाइल लेकर जा चुकी थी। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज करता है, फिर जब वह घर जाता है तो मोबाइल को फेंक देता है। इसके अलावा सबूत मिटाने की नीयत से आफताब ने श्रद्धा के उन कपड़ों को कचरे वाली गाड़ी में डाल दिया था जो कपड़े श्रद्धा ने मर्डर के वक्त पहने हुए थे। इसके अलावा जिस आरी को श्रद्धा के काटने में इस्तेमाल किया गया था उसे भी उसने एक नाले में जाकर फेंक दिया था। पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफताब ने पहले ही उस पुराने फ़ोन को भी फेंक दिया था। हालांकि पुलिस उस पुराने फ़ोन को तथा श्रद्धा के मोबाइल को भी हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस जांच में एक ऐसी बात पता चली कि जिसे सुनकर आपको और भी ज़्यादा झटका लगेगा। एक तरफ घर के अंदर फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ इसी दौरान आफताब ने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था और उससे भी दोस्ती कर ली थी और फिर उसे भी कई बार अपने इसी फ्लैट में बुलाया था। आफताब के बयान के मुताबिक जब उसकी वह दोस्त आई थी तो उस दिन वह फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकाल कर अलमारी में रख देता था ताकि गलती से अगर कोई फ्रिज खोल ले तो उसके राज से पर्दा न उठे। हैरानी की बात तो यह है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद गिरफ्तारी से पहले तक कम से कम 20 लड़कियां इस डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के जाल में फंसी और उसमें से कई लड़कियां बारी बारी करके इस फ्लैट पर भी आई होंगी। एक सवाल यह भी होता है कि आफताब को इतनी मौज मस्ती करने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने के कुछ ही हफ्तों बाद आफताब ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी, जहां उसे महीने के 52,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। चलिए बात करते हैं इस पुलिस जांच की कहां तक पहुंची। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास अब तक कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं है। हालांकि आफताब ने जिस इलाके में लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था, 3-4 दिनों की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके से लगभग 13 हड्डी इकट्ठा की थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी साबित करना था कि जिस घर में आफताब ने हत्या का दावा किया था उस घर में श्रद्धा थी। वैसे डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए तो अब तक पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो सके कि श्रद्धा की वास्तव में घर में हत्या हुई थी। दरअसल आफताब इतना शातिर दिमाग है कि उसने इंटरनेट के सहारे फॉरेंसिक जगह से जुड़ी हुई सभी बारीकियों को अच्छे से समझते हुए सारे सबूत और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करके उसे हटा दिया है। उस घर में सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वह है सिर्फ फ्रिज, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। हालांकि सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने उस फ्रिज को भी काफ़ी अच्छे से सफाई कर दी थी। अब तक वहां से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है।
हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आफ्ताब को एक ऐसी सज़ा मिले जिसे सुनकर ऐसे करने की सोच रखने वाली की रूह कांप जाए, फिर कोई दूसरी श्रद्धा टुकड़ों में ना बटे। क्राइम की दुनिया से जुड़ी इस तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।